साथियों नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? यस यस ओके, गुड मॉर्निंग तोमिस सर। गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों, मैं जयसराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की मंडे वेडनेसडे मॉर्निंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक जोरदार तालियां। और दोस्तों, सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ तोमेश सर को भी मेरा प्रणाम है। और इस पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम और नमस्कार है, और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज बहुत ही शानदार सेशन हम सभी को फिर से एकजुट होकर के एक ट्रेनिंग लेने का मौका मिला है दोस्तों। और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी को सुनने का हमें मौका मिलेगा दोस्तों, सही है। और उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं हमारे बीच एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी को मैं वेलकम करना चाहूंगा। तो जब मैं उन्हें वेलकम करूं तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम आवर न्यू डायमंड लीडर मिस्टर तोमेश नारायण साहू सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। वेलकम तोमेश सर, वेलकम, स्वागत है। सुंदर, सुशील और नौजवान। वेलकम तोमेश सर। थैंक यू। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अब आई। आइए सर, आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि जय जी ही एकमात्र ऐसे पर्सनालिटी हैं अभी हम सबके बीच में जो सारी चीजों को प्राथमिकताओं में सिर्फ और सिर्फ जूम पैनल को रखते हैं। जूम पैनल हम सब लोग के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, होस्ट करते हैं। तो जय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, आज बहुत बेहतरीन दिन है और मैं तो बोलता हूँ कि हर दिन बेहतर होता है और हमारे जीवन में एक नया दिन मिला है। इस सबके लिए मैं चाहूंगा कि आज का इस जबरदस्त दिन के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि परमेश्वर ने ये दिन हमको दी है, तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, आज एक ऐसे स्पीकर को यहाँ पर इनवाइट करने वाला हूँ। उनको इनवाइट करने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा। निवेदन ये रहेगा कि आप लोग यदि अगर मोबाइल से जुड़े हो ना, तो मोबाइल को खड़ा ना रखकर आड़ा रख लीजिए। आड़ा रखेंगे तो क्या होगा, पूरा जो स्पीकर का जो स्क्रीन है, जो उन्होंने प्रेजेंटेशन का स्लाइड जो बनाई है, वो पूरा आपके मोबाइल लैपटॉप स्क्रीन में फुल दिखेगा। और दूसरा मेरा रिक्वेस्ट ये है कि यदि अगर आप ना अभी इस पैनल पे मौजूद है, तो पूरा एकांत चित होकर बैठ जाइए, एकांत जगह पे बैठ जाइए जहां पर कोई क्राउड शोरगुल ना हो। क्योंकि इससे क्या होगा, ये सिर्फ 40 मिनट का सेशन आपके जीवन में यदि अगर उतार दिया आपने, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो इसलिए एकांत जगह में बैठे। ड्रेस कोड प्रॉपर अगर मेंटेन करते हैं तो बहुत अच्छा है। ड्रेस कोड से क्या होता है कि आप ना, आपको खुद फील होता है कि मैं कोई जगह बैठा हूँ, कोई सेशन अटेंड करने आया हूँ। और मेरा निवेदन ये भी है कि आपका बैकग्राउंड सही होना चाहिए, क्योंकि आपको आपको ये लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आपको पूरी दुनिया देख रही है। आप जूम पैनल के सैकड़ों लोग जूम पैनल में देखते हैं, और साथ ही साथ यूट्यूब के माध्यम से पूरी दुनिया आपको देखती है। तो आपका बैकग्राउंड सही होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड यदि अगर आपने अच्छा बना लिया, तो पूरी दुनिया आपको देखेगी और आपका एक अच्छा इमेज जाएगा। तो दोस्तों, जिस स्पीकर को यहाँ पर मैं इनवाइट करने वाला हूँ, उनके बारे में दोस्तों बताने से पहले मैं आपको जरूर ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि वो महिलाओं के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, जब उन्होंने जब इस बिजनेस को शुरुआत किया आज से कुछ साल पहले, तो मुझे पता है कि उनके घर में घूंघट प्रथा थी। यानी कि आज भी आप जानते होंगे कि बिहार और यूपी के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर बहुएं घूंघट में रहती हैं, और घूंघट में रहती हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, जिसके कारण वो मतलब इतनी ओपन ओपन कल्चर नहीं होता उनके परिवार में। तो दोस्तों, घूंघट प्रथा थी, और 12 साल 13 साल शादी को कंप्लीट हो जाने के बाद अपने घर में एक सामान्य महिला बनकर जी रही थी। लेकिन किसी शख्सियत ने जब उनको सेफ शॉप का प्लान दिखाया, तो प्लान देखने के बाद उनकी आंखों में चमक आ गई। चमक इस बात की आ गई कि मेरे पति की जो कम सैलरी है, इससे घर का गुजारा चलेगा, लेकिन जो मैं सेफ शॉप से अर्निंग करूंगी, इससे मेरा जीवन बेहतर बन जाएगा, मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा और हमारी जिंदगी शान से कटे।
इसी सोच से दोस्तों उन्होंने सेफ शॉप ज्वाइन करने के लिए घर में बोला। घर वाले काफी विरोध किए उनका कि हमारे यहाँ बहू घर से बाहर नहीं निकलती, 4 दीवारी उनका जीवन होता है, तुम कहाँ जाओगे? ये तो घर घर जाने वाला काम है, लोगों को जोड़ने वाला काम है, तुम कहाँ जाओगे? दोस्तों उन्होंने बोला कि पापा आप मुझे एक ही बात बताइए, यदि अगर मैं ऐसी सोचते बैठे रहूंगी तो मेरे बच्चे का भविष्य कौन बनाए? और दोस्तों इस सवाल ने उनके घर वालों को निरुत्तर कर दिया और उनको फाइनली सेफ शॉप को निरंतर करने की उनको आशीर्वाद मिली। दोस्तों जब काम करना शुरुआत किए तो कभी वो रुके नहीं, दमदार लीडर की तरह, दमदार शेरनी की तरह भागती रही, दौड़ती रही और इतना तेजी से आगे बढ़ती रही, इतना तेजी से आगे बढ़ती रही कि जिस कोरोना के दौरान लोगों की इनकम कम थे, उस दौरान ये ताबड़तोड़ बिजनेस कर रही थी और इतना जबरदस्त बिजनेस दोस्तों की कंपनी प्रमोशन में कई बार अचीवर बनकर आ चुकी है। कई बार उन्होंने तेजी से अपने सपने पूरे किए हैं, कई इंडिया टूर कर चुके हैं और अपने टीम में आज लगभग 1000 लोग का एक विशाल संगठन बनाकर दमदारी से आगे बढ़ते जा रही है। दोस्तों उन्होंने हर सपना पूरा किया, छोटा मोटा मोबाइल से लेकर लैपटॉप का, 2 व्हीलर से लेकर अब बहुत जल्द कुछ ही दिनों में उनका 4 व्हीलर आ रहा है और दोस्तों इंडिया टूर तो कई बार हो चुका है। दोस्तों एक ऐसे स्पीकर को यहाँ पर इनवाइट करूं तो महिलाएं स्पेशल ध्यान देंगी और जोरदार तालियों से उनका वेलकम करेंगी। प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर अपकमिंग प्रोपाइज लीडर मिसेस संध्या धर्मेंद्र केसकर जी। संध्या केसकर जी आपका जोरदार स्वागत है और स्क्रीन पे आपका अब शब्द आपके रहेंगे। वेलकम, जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम। वेलकम मैडम, वेलकम मैडम। आप अनम्यूट कर लीजिए मैडम। संध्या मैडम अनम्यूट कर लीजिए। ओके। सबसे पहले मैं तुम्हें सर के लिए धन्यवाद करूंगी कि सर ने इतना अच्छा मेरा परिचय दिया और मेरा सौभाग्य कि मेरे डायमंड लीडर मेरा परिचय दे रहे हैं। आज मुझे बहुत 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 ज्यादा खुशी हो रही है इस पैनल में आने पे। आज मुझे बोलने का सौभाग्य मिला है तो मैं सबसे पहले इस पैनल पे आने के ऑनलाइन सेशन में मैं सबसे पहले अपने मनोज सोनी सर के लिए, महागुरु मनोज सोनी सर के लिए कोटि कोटि तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारे डायमंड लीडर तो मिस नारायण साहू सर के लिए कोटि कोटि धन्यवाद दिल से करती हूँ। और डायमंड लीडर डायमंड सर हमारे डीएन शर्मा जी के लिए भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और हमारे सभी रेड क्लब महागुरुओं के लिए भी मेरे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ। वेलकम मैडम। जी सर, धन्यवाद सर। आज मुझे इस पैनल में बोलने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस पैनल में आज बोला जाए तो आज सैकड़ों लोग यहाँ पे ज्वाइन हो करके सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और आज सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये ऑनलाइन सेशन जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहा है। कहीं ना कहीं हर एक स्पीकर आते हैं और कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाते हैं, छोटे हो बड़े हो या बहुत बड़े लीडर हो, यानी कहीं ना कहीं हमको सीखने और सुनने और समझने का मौका मिल रहा है यहाँ से। ये बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोलती हूँ कि आज ये जूम पैनल पर हम बोलते हैं लेकिन हम सुनते हैं और समझते भी हैं, और लाखों लोग भी और हजारों लोग भी अपनी जिंदगी बनाते हुए जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो मैं बोलूंगी सोनी सर के धन्यवाद, जो बड़ी सोच के कारण ये जूम सेशन स्टार्ट किए बीएसएस सिस्टम का, जहां से हम सभी की जिंदगी अच्छे से बनी। और सवेरे का शुभारंभ बहुत अच्छा होता है, दिन भर मोटिवेशन मिलता है। हम फील्ड पे जाते हैं तो समझ जाओ मोटिवेशन से ज्यादा बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। कभी भी एनर्जी फुल, हमेशा एनी टाइम एनर्जी फुल रहते हैं, कम महसूस नहीं होता है। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन सवेरे सवेरे हमको डोज मिलता है। तो मैं आगे अपना स्लाइड ले जाना चाहती हूँ। बीएसएफ परिवार में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारे सबसे पहले मनोज सोनी सर के लिए, डायमंड लीडर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। डायमंड मिस्टर उमेश नारायण साहू सर डायमंड लीडर, इनके लिए भी धन्यवाद करती हूँ और डीएन शर्मा जी के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। सर स्लाइड। सर आज मुझे टॉपिक मिली है सफलता के कारागार नियम। आज मैं 5 टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, सिर्फ मात्र 5 टॉपिक पर। सफलता के कारागार नियम। संकोच, पहला टॉपिक है संकोच, दूसरा है हार्ड वर्क, तीसरा है प्राथमिकता, चौथा है डाटा अपडेशन और 5वां है फॉलोअप। तो सर नेक्स्ट करेंगे सर।
जो जुड़े नहीं हैं उनका संकोच, जो इस बिजनेस में जुड़े नहीं है उनका संकोच होता है कि हमारे दो बनेंगे कि ना नहीं बनेंगे, ये कंपनी सही है कि नहीं है। ऐसी कंपनियां हम बहुत देखे, कहीं ना कहीं हर कोई का यही सिद्धांत होता है। सोचते हैं हम किसी को भी प्लान अगर बताते हैं तो उनके के अंदर एक बहुत बड़ा संकोच चलता है कि हमने तो ऐसी कंपनियां बहुत देखे, ऐसी कंपनी में हम जुड़े भी थे, ऐसी कंपनी में हम काम भी किए थे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कंपनी सभी एक ही तरह का होती है। सब में लोग बोलते हैं कि जुड़ के काम करना पड़ता है, वही है जोड़ने वाला काम है। तो वो संकोच करते हैं कि कंपनी जुड़ेगी, कंपनी भाग जाएगी, हमको हमारे दो नहीं बनेंगे और मैं जुड़ू कि ना जुड़ू, जुड़ू कि ना जुड़ू, जुड़ू कि ना जुड़ू, ऐसे संकोच भरा उनकी उनकी बातें निकलती है। जब भी हम उनके पास समझाते हैं कि हमारी कंपनी बहुत दमदार है, सेफ साहब कंपनी बहुत दमदार है, यहाँ पे कम से कम हमारी कंपनी आज बोला जाए तो रेगुलेटरी की बात किया जाए तो सरकारी मान्यता दिया गया है हमारी कंपनी को। आज हमारी कंपनी पूरा 23 साल से कार्य करता है, पूरे वर्ल्ड में हमारी कंपनी का काम चल रहा है, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर पाते। लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं उनका संकोच ही उनको मार देता है, क्योंकि वो संकोच के कारण अच्छा बेस्ट अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है तो वो उसको पकड़ नहीं पाते और उसको अपने हाथों से छोड़ देते हैं। और फिर वही अपॉर्चुनिटी 1 साल के बाद मिलती है तो फिर वो बोलते हैं कि काश मैं यहाँ जुड़ गया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। लेकिन वो इस पे बिलीव नहीं कर पाते, इस कारण वो ये कंपनी को छोड़ देते हैं और यहाँ तक के वो पहुंच नहीं पाते। ये पहला संकोच है, लोगों को जुड़ने के पहले का संकोच ये होता है। सर नेक्स्ट करेंगे सर। जो लोग बिजनेस में जुड़ चुके हैं उनका भी संकोच होता है। अरे जुड़ तो गए हो, आप संकोच करके क्या फायदा, क्या मतलब। लेकिन लोग सोचते हैं हम हम उनको इनवाइट कैसे करेंगे, हम लोगों को प्लान कैसे बताएंगे, हम लोगों को कैसे जोड़ेंगे। ये बहुत बड़ा संकोच उनके अंदर चलते रहता है और इस संकोच के कारण हमारे हाथों से अच्छे अच्छे लोग निकल जाते हैं, क्योंकि हम उन तक के पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा संकोच हमारे अंदर चलते रहता है, हमको संकोच मार देता है। संकोच के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। अरे हम कैसे किसी को प्लान बताएं, कैसे हम किसी को इनवाइट करें, वो तो डॉक्टर है, वो तो बड़े ओहदे पे है, वो बड़ा कर्मचारी है। यही संकोच के कारण हम बेस्ट अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। जुड़ने के बाद भी हम काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर सबसे बड़ा संकोच चलता रहता है कि क्या वो हमसे जुड़ेंगे, क्या मैं उनको प्लान बता पाऊंगा, क्या वो मैं उनके साथ काम कर पाऊंगा, क्या वो मेरे साथ जुड़ के काम कर पाएंगे। वो तो बहुत बड़े अधिकारी हैं, वो तो बहुत बड़े नेता हैं, वो तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। लेकिन यही संकोच, हमारे साथ एक अच्छा व्यक्ति जुड़ सकता था जिसके कारण हम और उसकी जिंदगी बन सकती थी, लेकिन हम कहीं ना कहीं यही संकोच के कारण ये सारे करने के पहले हम सोचने के पहले, सारे करने के पहले हम अपने अंदर संकोच ला लेते हैं, जिसके कारण हम अच्छे अच्छे लोगों को छोड़ देते हैं और फिर हम बोलते हैं इसे इस संकोच के कारण हमारे हाथ बहुत से लोग छूट जाते हैं, बहुत सी डीडी छूट जाती है जहां से हमारी जिंदगी बन सकती थी। सर नेक्स्ट करेंगे। जुड़ गए हैं तो आगे बढ़ने का संकोच, जुड़ गए हैं लेकिन आगे बढ़ने का संकोच, बहुत बड़ा संकोच होता है कि हम आगे बढ़े कैसे। जैसे अगर हम जुड़े हैं तो हमारा बिजनेस भी बिल्ड हो रहा है, हमारे बिजनेस में काम भी हो रहा है, हमारे पीछे हमारे साथ में अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में अच्छे हमारे पार्टनर हैं, हमारे ब्राउन्ज भी हैं, हमारे सिल्वर भी हैं, हमारे टोपाज भी हैं, मतलब बहुत सारे एक लेग पे हमारे बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन अगर हमको दूसरे क्षेत्र में जाके उस टीम को बिल्ड करना है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, बहुत सारे सोच आ जाती है, अब बहुत सारे संकोच आ जाती है कि मैं बाहर कैसे जाऊंगा, मेरे परिवार में देखने वाला कोई नहीं है, मेरे घर में करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम ये संकोच छोड़ नहीं पाते हैं और वो संकोच के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि ये संकोच ही सबसे बड़ा हमारे अंदर दुख का कारण होता है। क्योंकि
हमारा परिवार ये नहीं कर सकता, हमारा परिवार वो नहीं कर सकता, मैं तो ये घर का इकलौता हूँ, मैं इस बिजनेस को बाहर जाके बिल्ड नहीं कर सकता। इसी संकोच के कारण हम कहीं ना कहीं यहीं के यहीं रह जाते हैं और आगे हम बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाते और बाद में बोलते हैं हमने तो कंपनी में जुड़े थे, हमने कंपनी में काम किए थे, लेकिन कंपनी तो भाग गई, लेकिन कंपनी तो वही रहती है, लेकिन हम सोच और संकोच के कारण हम खुद आगे नहीं बढ़ पाते हैं और लोगों को बताते हैं कि कंपनी तो भाग गई, कंपनी तो डूब गई, लेकिन हमारे खुद के संकोच हमें मार देते हैं, इस बिजनेस में हमके आगे नहीं बढ़ने देते। क्योंकि अगर ये संकोच हम नहीं करते, ये संकोच ना करके अगर हम देश के बाहर जाके काम करते, अपने गांव के बाहर जाके काम, तो इस क्षेत्र में जाके काम करते, शायद हम यहाँ से सक्सेस हो पाते थे, हो जाते, कहीं ना कहीं हमारी बिजनेस चल पड़ती, कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी बन जाती, कहीं ना कहीं हम डायमंड शिप तक पहुंच सकते थे। सर नेक्स्ट करिए सर। अब दूसरा मेरा है हार्ड वर्क, मेहनत। हार्ड वर्क, मेहनत, हार्ड वर्क, आइए इसको समझते हैं। हार्ड वर्क, आज हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, जब इस बिजनेस में हम ज्वाइनिंग होते हैं, इस बिजनेस में हम फॉर्म भरते हैं, इस बिजनेस में हम ज्वाइनिंग कर लेते हैं, डीडी दे देते हैं, तो हम यहाँ पे हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। हार्ड वर्क का मतलब क्या है? हार्ड वर्क क्या करते हैं? हम इन्विटेशन करते हैं, लिस्ट में लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट में लिस्ट बनाने के साथ साथ हार्ड वर्क लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बना के हम ट्रेनिंग और सेमिनार अटेंड करते हैं। लेकिन आइए समझते हैं, जब हम दो लोगों को जोड़ते हैं, जब दो लोगों को हम जोड़ते हैं, दो लोग को जोड़ के हम तो बिल्कुल सोच लेते हैं अब तो मेरे दो लोग काम करेंगे, अब मुझे काम करने की क्या जरूरत है, अब तो दो लोग हैं, अब मैं उनको फोन के द्वारा ही बात करके उनसे ट्रीट कर लूंगा और उनको आगे बढ़ जाएंगे। अब वो दो लोग काम करेंगे तो मुझे पैसा आएगा, मैं पैसा कमाऊंगा। और हम ये भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम जब दो लोग को लाते हैं तो दो लोग को हमको परवरिश भी देना होता है, हमको एजुकेशन भी देना होता है। अब समझते, अगर बच्चा पैदा होता है तो क्या बच्चा चलना सीख लेता है क्या? बच्चे को हम छोड़ देते हैं क्या कि अब बच्चा आ गया है, अब तो ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है, ये हमको कमा के देगा, हमारी जिंदगी बनाएगा, ये सारे काम हमारे करके देगा। हम वो बच्चे को परवरिश नहीं देते। क्या हम बच्चे को अच्छे तरीके से परवरिश नहीं देते? क्या उसको एजुकेशन नहीं देते हैं? हम उसको एजुकेशन भी देते हैं, परवरिश भी देते हैं, फिर भी हम ये क्यों भूल जाते हैं कि बिजनेस में जब हम दो लोगों को लेके आए हैं तो दो लोगों को भी तो प्रॉपर तरीके से लिस्ट और प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग, प्रॉपर तरीके से हमको उनके लिस्ट पे काम करना है, उनके साथ मिलके काम करना है, उनको आगे बढ़ाना है। लेकिन हम ये सारी चीजें कैसे भूल जाते हैं? और हम तो ये जान समझ लेते हैं कि अब दो तो आ गए हैं, दो तो हमको कमा के देंगे और हमारी जिंदगी बनाएंगे। हम हमेशा यही सोच के साथ ये बिजनेस को बिल्ड करते, लेकिन क्या सही है? हम हार्ड वर्क सही कर रहे हैं? हमारे सीनियर आज हार्ड वर्क करते थे। आज मैं एक ही बात का बताना चाहूंगी, क्या हम मेहनत नहीं कर रहे हैं? आज हम मेहनत करें, आज मैं भी आज अपने परिवार को छोड़ के, क्या मेरा परिवार नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, मेरे पति नहीं है, मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं है, लेकिन आज कहीं ना कहीं मैं उनको छोड़ के काम कर रही हूँ। किसके लिए कर रही हूँ? उन्हीं के लिए कर रही हूँ। आज मैं इतना जानती हूँ, मेरे सीनियर तुम्हें सर एक ही बात बताते हैं, जब वो नागपुर में काम करते थे, शायद हमने देखा भी है, हमने आंखों देखी बातें बताना चाहूंगी। आज हमारे सीनियर जब वहां से काम करते थे तो मैंने देखा है कि सुना भी है कि सर सवेरे सवेरे 7, साढ़े 6, 7 बजे से सर घर से बाहर निकलते थे काम करने के लिए, काम करते करते उनको 11:30 फील्ड में हो जाता था, 11:30 11:30 बज जाता था। फिर भी 11:30 बजे सर जाके अपने अपलाइन के पास बैठ के उनसे डिस्कस करते थे, अगले दिन का शेड्यूल बनाते थे, अगले दिन का प्लानिंग करते थे कि सर आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़े। आज हमारे सीनियर कहीं ना कहीं बहुत सारी मेहनत करके आगे बढ़े, क्या उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया है? सभी ने हार्ड वर्क किया है, सभी ने आज आज ऐसे डायमंड नहीं बन गए। आज बोला जाए तो मनोज सोनी सर 2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, आज हमारे डायमंड सर डीएन शर्मा जी सर कमा रहे हैं, आज हमारे टोमे सर कमा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सभी हार्ड वर्क तो किए हैं, तभी तो उस मुकाम तक पहुंचे हैं। आज वो अगर जैसे आज सेशन सवेरे का सेशन हमारा होता है जो मोटिवेशन देता है, हमारे पूरे फील्ड में एनर्जी फुल हो जाते हैं, दिन भर का एनर्जी मिलता है। आज एक बात बताइए, आज 7 बजे हम ट्रेनिंग चालू होता है और 8 बजे खत्म होता है। 8 बजे के बाद हम 9 बजे फील्ड पे निकलते हैं और दिन में जाते हैं, फील्ड तो करते हैं, फील्ड करने के बाद हम कहीं ना कहीं जाने के बाद
हमारे अपॉइंटमेंट कैंसिल भी हो जाते हैं और हम उसको फिर से हम अपॉइंटमेंट नहीं निकालते और रिटर्न घर आ जाते, ये ना सोचते कि दिन भर का शेड्यूल पूरा हम खराब कर लेते हैं। जबकि अगर हमें सवेरे निकलना है तो हम सवेरे पहले उठ के 5 बजे उठ के तैयार हो गए, तैयार होने के बाद अच्छे से सेशन अटेंड किए, सेशन अटेंड करने के बाद हम सेशन जैसे खत्म होता वैसे हम निकल के फील्ड पे निकल गए, 8 बजे निकल गए, तो हमारा पूरा दिन का शेड्यूल बना होता है और हमारा जो भी अपॉइंटमेंट कैंसिल होता है, कहीं ना कहीं हमें काम करने की जरूरत है, हमको काम करना है और आगे बढ़ना है, तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी को पकड़ के अपना हम टाइम तो खराब नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं एक अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ तो हम दूसरा अपॉइंटमेंट निकाल सकते हैं, तीसरा अपॉइंटमेंट निकाल सकते हैं, चौथा अपॉइंटमेंट निकाल सकते हैं। इसको पकड़ के हम अगर पूरा दिन का शेड्यूलिंग काम करें तो 100% हम सक्सेस होंगे। लेकिन हम एक बहाना मार लेते हैं, बहाना कर लेते हैं कि नहीं आज हमारा शेड्यूल कुछ और है, हम गए और हम रिटर्न आ गए, हमारा टाइम खराब हो गया, तो हम आके घर में बैठ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि नहीं आज का दिन तो खराब था, आज हमारा काम नहीं हुआ। क्यों? ये सोचने वाले हम खुद हैं, खुद हम अपना अच्छा बुरा सोचते, खुद हम फील्ड पे जाते, हम ही मेहनत करते, हम ही को आगे बढ़ना है, तो हम क्यों ना अपने पार्टनरों को अपने पार्टनर से मिलके उनका टाइम शेड्यूल बनाए, उनके साथ मिलके काम करें। आज हमारे सीनियर क्या ऐसी धुप्पल में क्या डायमंड बन गए होंगे? हम तो बोलते हैं हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, हम मेहनत कर रहे हैं तो सक्सेस हुआ? दिल से बताइए कि आज हम सब काम कर रहे हैं, सब समय पे काम करते हैं, हर चीज काम करते हैं, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से अपना प्लानिंग क्यों नहीं कर पाते? एक अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ तो हम पूरा दिन आके घर में बैठ जाते हैं, सवेरे लेट निकलते हैं, रात को 7 बजे के पहले घर में आके बैठ जाते हैं। दिन भर का वर्क क्या है? कुछ नहीं, कोई रिपोर्टिंग नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई कुछ नहीं। ये सारी कमियां हमारे अंदर है, सिर्फ हम ही हैं। या तो ये बिजनेस से मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं या ये बिजनेस से हम ना करके और छोड़ के और बोले कि हम तो सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनी में जुड़े थे और हमारी कंपनी तो अरे हमारी गलती, हम कंपनी पे क्लेम करते हैं, अपने सीनियर पे क्लेम करते हैं। सीनियर जो हार्ड वर्क किए वही तो हमको बताते हैं, वही तो हमको बताते हैं, वही तो हमको समझाते हैं, लिस्ट बनाओ, लिस्ट में काम करो, हर दिन का शेड्यूल बनाओ, रिपोर्टिंग प्रॉपर रिपोर्टिंग करो, सीनियर ग्रुप में जाके सीनियर को अपने रिपोर्टिंग दो, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो हमारे सक्सेस होने का रेशो इतना ही है कि 1% प्लानिंग और 99% हार्ड वर्क यही सफलता लोगों को आगे बढ़ाता है। मेरे सीनियर एक ही बात बोलते, संध्या मैडम कुछ नहीं करना है, सिर्फ नियम का पालन करो, जो नियम है उसी का पालन करो। आज मैं सर मुझे जैसा जैसा बोलते जाते वैसा वैसा करते जाती हूँ, मैं कोई भी काम अपने मन से नहीं करती। क्यों? क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। मेरे सर बोलते संध्या मैडम आज आपको इतने बजे से निकल के उतने बजे तक हार्ड वर्क करना है, उधर काम करना है। सर जैसे एक पैर पे बोलते मैं खड़ी रहती, जी सर हो जाएगा सर, कर लूंगी सर। क्यों? क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे डाउट नहीं है। मेरे सीनियर आज जो बोलेंगे वो सही है, वो पत्थर की लकीर है। अगर मैं उनके बातों को फॉलो कर दी ना तो मेरी तो जिंदगी आज मैं यहाँ तक तो पहुंची हूँ और डायमंड भी पहुंचूंगी और खुद भी पहुंचूंगी और अपने साथ जितने लोग मेरे पार्टनर हैं उन सबको आगे लेके बढ़ूंगी। कब? जब मैं अपने सीनियर की बातों को फॉलो करूंगी और मैं अच्छे से वर्क करूंगी और अच्छे से शेड्यूलिंग करूंगी, अच्छे से प्रॉपर रिपोर्टिंग करूंगी, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगी। यही एक सफलता का नियम है। नेक्स्ट सर नेक्स्ट करेंगे। प्राथमिकता आते, हमारा तीसरा पॉइंट है प्राथमिकता। प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता आज ये है कि हमें किसी भी हम हर चीज का हर समय काम करते हैं, हर प्राथमिकता यही लेके करते, पहला प्रथम हम हर काम को देते हैं। जैसे कि आज बोला जाए प्राथमिकता हम हर हर काम को देते हैं, लेकिन हम सिर्फ सबको कहाँ रखते हैं? तो आइए मैं उसको एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ कि प्राथमिकता कितना अनिवार्य है अपनी जिंदगी में। अगर हम सब काम को प्राथमिकता देते हैं, घर के काम को, इसको बच्चों को अभी करते हैं, लेडीज से बहुत बोलती है कि मुझे अपने बच्चों का काम करना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता है, उसके बाद मुझे बिजनेस में जाना पड़ता है,
तब जाके मैं फील्ड पे उतरती हूँ। और जेंट्स बोलते हैं कि मेरी नौकरी का टाइम होता है, ये होता है, वो होता है, घर का काम है, सब्जी लाना, भाजी लाना, ये सारे वर्क सब कब दिखता है? रोज का। वो प्राथमिकता है। हर इंसान कहीं न कहीं हर काम का शेड्यूलिंग बना के रखा है, प्राथमिकता हर चीज़ का होता है। अब मैं बताना चाहती हूँ, मैं कहानी के माध्यम से समझाना चाहती हूँ कि प्राथमिकता क्या है। तो प्रोफ़ेसर की कहानी, मैं एक कहानी आपके सामने रखती हूँ। एक प्रोफ़ेसर सर होते हैं, वो प्रोफ़ेसर सर अपने स्कूल में आते हैं, क्लास के अंदर जब आते हैं तो एक जार लेके आते हैं। एक जार लेके आते हैं और जार को एक टेबल पे रख देते हैं और वहाँ पे वो जार के अंदर बड़े-बड़े पत्थर भरते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, उनको बुला के सर बोलते हैं कि एक बात बताइए कि ये जार के अंदर मैंने पत्थर डाल दिया, अब बड़े-बड़े पत्थर डाल दिया, तो अब इसके अंदर कुछ जा सकता है क्या? तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर, अब इसके अंदर कुछ नहीं जा सकता क्योंकि आपने इस जार में पत्थर डाल दिए, तो पत्थर से वो जार भर गया। तो सर बोले अच्छे से देख के बताइए। दोबारा सर पूछते हैं, अच्छे से देख के बताइए इस जार में और कुछ जाएगा? तो बोलते नहीं सर, इसमें बेटा कुछ भी नहीं जाएगा सर। फिर सर क्या करते हैं, छोटे-छोटे पत्थर उठाते हैं और जार के अंदर एक-एक करके जार के अंदर डालते हैं। जहाँ-जहाँ बड़े-बड़े पत्थर का गैप होता है, वहाँ-वहाँ पे वो छोटे-छोटे पत्थर जाके अपना जगह बना लेते हैं और भर जाते हैं। फिर सर सभी स्टूडेंट से पूछते हैं, सभी लोगों से बच्चों से पूछते हैं, बच्चे अब एक बात और बताइए कि इसमें और कुछ जाएगा? तो बच्चे बोलते हैं सर बेडाउट अब भी कुछ नहीं जा सकता सर, आपने ऑलरेडी बड़े-बड़े पत्थर के साथ छोटे-छोटे भी पत्थर डाल दिए, अब तो इसमें कुछ जा ही नहीं सकता। तो फिर सर बोलते हैं, एक बार और देख लीजिए, इसमें कुछ जाएगा? एक बार और पूछते हैं स्टूडेंट से। तो सर स्टूडेंट बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, नहीं सर इसके अंदर अब कुछ नहीं जाएगा। फिर सर क्या करते हैं, बाजू में रेती रहता है, रेती उठा के उसमें जार के अंदर और रेती को डालते हैं। अब जब रेती डालते हैं, तो रेती को जैसे जार को हिलाते हैं, तो जगह जो खाली होती है पत्थरों के बीच में, उसमें जाके रेती समा जाता है और ज़्यादा रेती भी चला जाता है और हिलाते जाते हैं और रेती भरते जाते हैं। अब रेती भर जाती है, फिर बच्चों से सर पूछते हैं, बच्चों अब एक बात बताइए कि इस जार के अंदर क्या और कुछ जाएगा? बच्चे बोलते हैं, नहीं सर, अब इसमें कुछ नहीं जाएगा सर, अभी तक के तो जो भी हमने बोले, तो अब सही था या गलत था ये नहीं मालूम, लेकिन अब इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन सर फिर बोलते हैं, सर एक बार और बच्चे बताइए सही में क्या इसमें कुछ जाएगा? फिर बच्चे बोलते नहीं सर, फिर सर क्या करते बाजू में रखा एक जग 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 पानी से भरा हुआ जग उठाते हैं और फिर वो उसमें डालना स्टार्ट करते हैं। जब उसमें डालते हैं वो पानी भी उसमें समा जाता है। जब पानी समा जाता है, तो बच्चे से फिर सर पूछते हैं कि अब बताइए बच्चे, क्या इसमें कुछ जाएगा? अब एक बात बताइए, उस जार के अंदर सर ने पहले पत्थर डाले बड़े-बड़े, फिर छोटे-छोटे पत्थर डाले, फिर उसके अंदर रेती डाली, रेती के साथ फिर पानी डाले। सब समा गया उस जार के अंदर। लेकिन एक बात बताइए, अगर वो जार में अगर सबसे पहले पानी डालते, फिर रेती डालते, फिर जो छोटे पत्थर डालते, फिर बड़े पत्थर जाते, क्या वो जार में समाता? विदाउट नहीं, नहीं समाता, उसके अंदर नहीं समाता। इसी प्रकार से प्राथमिकता होता है। आइए, प्राथमिकता कहानी के माध्यम से प्राथमिकता समझाने के प्रयास कर रही थी कि हम बहुत सारे लोग वर्क तो करते हैं, लेकिन हम घर का काम को पहले महत्व देते हैं, बिज़नेस का घर का काम और परिवार का काम और नौकरी का काम, हर चीज़ को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। कहीं न कहीं हम सब चीज़ों को महत्व तो देते हैं, लेकिन हम शिक्षा को कहाँ रखते हैं? सबसे लास्ट में। और फिर बोलते हैं कि हम तो यहाँ से सक्सेस होना है, हमको यहाँ से डायमंड बनना है। क्या हम सही में डायमंड बन जाएँगे? क्या लगता है? वाक़ई हम डायमंड बनने आए हैं? क्या हम सही में डायमंड बन जाएँगे? सब काम को हम प्रथम रखते हैं और सिर्फ़ शॉप को सबसे लास्ट में रखते हैं। बहुत सारी लेडीज़ें मुझे बोलती हैं, बहुत सारे जेंट्स मुझे बोलते हैं, "मैडम, मुझे टाइम नहीं है, मैडम, मुझे ये काम है, मैडम, मुझे वो काम है।" एक बात बताइए, अगर प्राथमिकता हम अपने शिव शॉप को नहीं देंगे, क्या लगता है हम कभी डायमंड बन पाएँगे? क्या हम सोनी सर जैसे रिटायरमेंट हो सकते हैं? क्या हम सोनी सर जैसे रिटायरमेंट हो सकते हैं? क्या डी एन शर्मा सर जैसे हम रिटायरमेंट हो सकते हैं इस बिज़नेस से? कभी नहीं।
जहाँ 3 से 4 साल में बिजनेस को हम बिल्ड कर सकते थे, वहां हमको कम से कम 10 साल 15 साल लगेंगे। इस प्रकार से अगर काम करेंगे कि हम अपने बिजनेस को पहले प्राथमिकता ना देते हुए हम सब कामों को प्राथमिकता देंगे, तो मैं बताना चाहती हूँ, अगर एक प्राथमिकता हम सबसे पहले अपने बिजनेस को देना चाहें, क्योंकि अगर हमको वाकई 10 साल का काम 5 साल के अंदर करना है, तो हमको सबसे ज्यादा प्राथमिकता अपने किसको देना है, शिप को देना है, जहाँ से हमारी जिंदगी तो बनेगी, हमारे आने वाले फ्यूचर भी बनेगा, हमारे बच्चे की भी जिंदगी बनेगी। जहाँ से हमने काम करे तो हमारे बच्चों को काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जिंदगी हमको बनती है, तो हमको प्राथमिकता किसको देना चाहिए? सबसे ज्यादा शिप। नेक्स्ट करेंगे सर, डाटा अपडेशन। अब मेरा चौथा है डाटा अपडेशन। अब मैं इसके बारे में बताऊंगी डाटा अपडेशन। एक बात बताइए, अभी मैं बिजनेस को साइड में रख के मैं आप लोगों से कुछ सवाल करती हूँ कि रेलवे हर साल का अपना बजट पेश करता है। रेलवे अपने हमेशा का बजट और डाटा हमेशा प्रॉपर मेंटेन करता है। दुकानदार अपना आवक जावक का डाटा रखता है कि नहीं रखता है? रखता है कि नहीं रखता है? एक छोटा सा दुकानदार भी अपने अपने जो भी सामान वो बेचता है, आवक जावक जो भी होता है, विक्रय करता है, उसका सारा डाटा उसके पास रहता है। वो डाटा रखता है कि नहीं रखता है? रखता है। वहीं पे हर वकील अपने केस का डाटा रखता है कि नहीं रखता है? हर वकील अपना डाटा रखता है कि नहीं रखता है? रखता है। वकील भी अपना डाटा रखता है, डॉक्टर भी अपने दवाई का, खरीदी का, बिक्री का, लेन देन का, सब कुछ का डाटा रखता है। ये सभी अपना डाटा मेंटेन रखते हैं, कहाँ कितना गया, कहाँ कितना आया, कैसे खर्च हुए, किधर से आए, ये सारा डाटा कहीं ना कहीं ये सभी लोग अपना अपना रखते हैं। सब जब इतना ज्यादा मेहनत करके इतने इनकम के लिए इतना सारा डाटा रखते हैं, एक बात बताइए आप लोग, ये छोटे से इनकम के लिए इतना बड़ा डाटा रखते हैं, हर महीने का, हर हफ्ते का, हर साल का उनके पास डाटा मेंटेन रहता है। उनको जब भी पूछोगे तो अपना डाटा खोल के बता देंगे कि ये मेरा डाटा, ये मैं करता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम क्या अपना डाटा मेंटेन करते हैं? क्या हम अपने डाटा का लेखा जोखा रखते हैं? क्या हम अपने डाटा को सही प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं? और हम उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ सक्सेस हो जाए, हम यहाँ से डायमंड बन जाए, हम यहाँ से रिटायरमेंट हो जाए, हमें यहाँ से पैसा आए। सही दिल पे हाथ रख के आप सभी बताइए कि वाकई हम अपने काम से वफादार हैं, अपने डाटा से एकदम से वफादार हैं? लोग बोलते हैं मैडम हम प्लान बताते हैं। अरे मैं बोलती हूँ, आज मैं बोलना चाहूंगी कि अगर मैं हफ्ते भर में 1 महीने में अगर 100 प्लान भी बताती हूँ मैं, हमारे हमारे सिस्टम में अगर 100 प्लान भी हम बताते हैं, तो 100 प्लान का कम से कम अगर हम प्रॉपर तरीके से डाटा मेंटेन करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि 4 से 5 बार अगर हम किसी का फॉलोअप करते हैं, तो 100% हमारा रिजल्ट होता है। अगर हम 100 प्लान बताते हैं, तो 100 प्लान में हमारे कम से कम 60 से 65 या 70 फॉर्म भरते हैं। 60 से 65 या 70 फॉर्म भरते हैं। 60 से 70 या 65 फॉर्म भरने के बाद हमारा हमारा जो डीडी निकल के आती है, वो 40 या 45, 40 से 45 डीडी हमारी निकलती है। आज भी मेरा डाटा मेंटेन है, मैं बता सकती हूँ, मेरा 1 महीने का वर्क भी बता सकती हूँ कि मैं 100 लोगों को अगर प्लान बताती हूँ, 100 लोगों को प्लान बताती हूँ, तो मेरे 60, 65, 70 फॉर्म होते हैं, 60, 65 फॉर्म होते हैं, तो 40, 45 डीडी मेरे हाथ में होती है। आज मैं बताना चाहूँ तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करूँगी अपने तुम्हें सर का, जिनके कारण आज हम एक डाटा मेंटेन करना सीखे। क्योंकि आज मैं बताना चाहूँगी, सर जब हमारे काम करते थे, आज भी मेरे सर के पास पूरा डिटेल का डाटा रखा हुआ है। आज भी मेरे सीनियर हमको दिखाते हैं कि उनका पूरा डाटा जब से ये बिजनेस में आए हैं, उस दिन से लेके आज तक का डाटा मेरे सर के पास है। एक-एक 1 to 1 का, एक-एक फॉलोअप का, एक-एक क्या बोलते हैं अपना ट्रेनिंग का, हर एक चीज का डाटा सर के पास है। आज सक्सेस होने का राज है, सर को डायमंड बनने का राज है, वही एक डाटा।
जो हम नहीं रख पाते हैं। और हम बोलते हैं हमको लाखों कमाना है, करोड़ों कमाना है, यहाँ से रिटायरमेंट लेना है, हमें अपनी जिंदगी में बिजनेस बहुत आगे बढ़ना है। अरे अगर हम सही में वाकई दिल से अगर हम बिजनेस को करते हैं तो हम प्लान दिखाते तो 100 में कम से कम 50% तो रिजल्ट आती चाहती है। ये एग्जाम्पल है खुद की। मैं जब 100 प्लान हमारे टीम से 100 प्लान दिखाया जाता है तो कम से कम 70 फार्म होते हैं, 60-65 70 फार्म होते, 60-65 70 फार्म होते तो 45 डिग्री 100% निकलता है। लेकिन हम बोलते हैं हम तो प्लान दिखाते हैं, हमारा रिजल्ट नहीं आता है। अरे मैं बोलती हूँ अगर मेरे सीनियर आज अपना डाटा पूरा मेंटेन करके आज भी हमारे सामने काला पूरा चिट्ठा निकाल के दिखाते हैं, यहाँ से यहाँ तक के मैंने आज तक के का डाटा मेरे सीनियर के पास है। आज कितना वर्क हुआ, दिन भर में कितना वर्क हुआ, वो भी सबका डाटा है। आज के डेट का भी निकालूंगी, आज सर का 5-6-7 साल का जो भी 7 साल का डाटा सर के पास है, लेकिन हमारे पास आज का डाटा नहीं। और हम बोलते हैं हम इस बिजनेस में सक्सेस बनने आए हैं, लाखों कमाने आए हैं, करोड़ों के बिजनेस में आए हैं। अरे हमारे पास डाटा नहीं है। लोग बोलते हैं मैडम हमने तो प्लान दिखाया, हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे। अरे मैं बोलती हूँ 10 प्लान दिखाओगे और 15 का रिजल्ट आने का आप उम्मीद करके बैठोगे तो 100% होगा। प्लान हम कम दिखाते हैं और रिजल्ट का ज्यादा उम्मीद करते हैं और सीनियर के सामने जाकर बोलते सर तो हमने तो बहुत सारा प्लान दिखाए, दिन भर प्लान दिखाए, 1 to 1 किए, लेकिन हमारा रिजल्ट 0 आया। पहले आप समझिए, जब हम प्लान बताते हैं, 100 में लॉ ऑफ एवरेज हर किसी के साथ काम करता है। ये सिद्धांत का नियम है कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता ही करता है। अगर हम 100 प्लान दिखा रहे हैं तो हमारा 60-70 फार्म होगा, 60-70 फार्म होगा तो 40 से 45 डिग्री 100% निकलती है। और हम बोले कि हम 10 प्लान दिखा रहे हैं अगर 15 डिग्री निकले तो ये कभी नहीं हो सकता। और यही सोच के साथ हम बिजनेस को करते हैं कि हम तो कम प्लान बताते हैं और ज्यादा का उम्मीद करते हैं। अरे आज भी हमारे सीनियर का जब डाटा है तो हम अपना डाटा क्यों नहीं मेंटेन करेंगे? आज हम अगर डाटा मेंटेन कर तभी तो समझ में आता कि हमारा हफ्ते भर का वर्क क्या है, हम कितना मेहनत किए, हम कितना फॉलोअप किए, कितना ट्रेनिंग किए, कितना सेमिनार किए, कितना हम क्या किए, ये भी सारे के सारे डाटा हमारे पास चीख चीख के बोलता है। तब हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ एवरेज काम करते हैं। जब हम तो मैं यही बताना चाहूंगी, तो क्या हमें अपने बिजनेस का डाटा नहीं बनाना रखना चाहिए? क्या हमें अपने बिजनेस का डाटा नहीं रखना चाहिए? अरे जिस दिन आप डाटा रखना स्टार्ट करोगे तो आपके साथ जादू हो जाएगा। आपको समझ में आएगा आप 1 हफ्ते में वर्क कितना करते, महीने में वर्क कितना करते, साल में वर्क कितना करते, कितना रिजल्ट आपका आता है, कितना नहीं आता, ये आप तभी डिसाइड कर पाओगे खुद ही। लॉ ऑफ एवरेज सबके साथ में है, लॉ ऑफ एवरेज ही काम करता है। सिद्धांत का नियम है कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। 10 को प्लान दिखाओगे कोई 2 ही आएंगे आपके साथ। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं अभी तक के तुम्हें सर के मार्गदर्शन में काम करते करते मैं इतना जानती हूँ अगर 10 में 2 निकलता है तो मेरे अंदर डाउट चलता है, मेरे अंदर डाउट चलता है सर मेरे 2 क्यों आए? मैं सर से पूछती हूँ, रियल में सर से पूछती हूँ कि मैं 10 को प्लान दिखाई हूँ सर तो 2 ही क्यों रिजल्ट आए? मुझे तो 8 का उम्मीद था सर। क्या आप लोग अपने सीनियर से पूछते हो? क्यों नहीं पूछते हो? क्यों नहीं पूछते? इसलिए हम नहीं पूछते क्योंकि हमारे पास डाटा ही नहीं होता है। जब हम डाटा रखते हैं तभी तो हमको पता चलेगा कि हम 10 को प्लान बताए हैं तो 10 में कितने 5 फार्म हुए कि 7 फार्म हुए कि 8 फार्म हुए। और 10 में अगर फार्म हुए 8 फार्म हुए तो हमारा 6-7 डिग्री तो कंफर्म है। 6-5-6 डिग्री तो वही है। जब मेरे साथ लॉ ऑफ एवरेज काम करता है तो मैं एक बार की बात है मेरे को ऐसे ही लगा, मैंने बहुत सारे प्लान बताए और बहुत सारे प्लान का मतलब है कि मान लो 1 हफ्ते में मैंने 50 प्लान बता दी और 50 प्लान बताने के बाद मेरे को समझ में आया कि 10 में सिर्फ 2 रिजल्ट निकला। मतलब 10 प्लान बताने में मेरे को 2 रिजल्ट निकला। तो मैं अपने सीनियर के पास बैठी और सीनियर से एक ही बात बोली, सर एक बात बताइए मेरा बिजनेस क्यों नीचे जा रहा है? मैं टोमे सर को डायरेक्ट बोली, सर मेरा बिजनेस बहुत नीचे जा रहा है। सर बोले क्या हुआ संध्या मैडम? बोली सर मेरा बिजनेस बहुत नीचे जा रहा है। सर बोले क्यों? बोले सर मैंने 10 को प्लान बताई सर, उसमें मात्र 2 डीडी आई सर।
सर बोले संध्या मैडम सही तो है, 10 तो प्लान बताए तो डीडी तो 2 ही आएगी। बोली नहीं सर 2 कैसे आएगी सर? सर बोले लॉ ऑफ एवरेज काम करता संध्या मैडम। बोले सर नहीं, क्योंकि सर मैं चाहती हूँ कि मैं 10 को प्लान बताऊं तो मेरा कम से कम 8 डीडी या 7 डीडी कंफर्म है। ये क्या होगा इसे बुद्धि ना? अरे मेरा ये देखो ना। सॉरी सर, मिस्टेक हो गया था, वो मेरा मोबाइल का था सर, सॉरी सर। तो सर मैं कहा थी यहाँ, तो मैं अपने सर से यही बात पूछी कि सर मेरा 8-10 लोगों को प्लान देखा तो मेरे को 2 रिजल्ट कैसे आए, 10 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं? सर बोले संध्या मैडम ये आपकी क्वालिटी है कि आप यहाँ से निकाल सकते हो 8 डीडी, लेकिन कब निकलता है? जब आप एक बात बताइए, जब 10 लोगों को आपने प्लान बताया था तो उनके फॉलोअप कितने बार किए थे? बोले सर इस बार मैंने ज्यादा फॉलोअप नहीं कर पाई, शायद 1 ही या 2 बार गई थी उनके पास सर मिलने के लिए, मतलब 1 या 2 फॉलोअप की। तो सर मुझे बोले संध्या मैडम यही आपकी कमी है, इसलिए लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, जितना करोगे उतना ही मिलेगा, 10 में 2 तो 100% 10 में 2 ही मिलेगा। अगर आप लोग अच्छे से काम करेंगे और अच्छे से डाटा मेंटेन रखेंगे, अगर एक व्यक्ति का 4 से 5 बार फॉलोअप करोगे तो शायद आपका डाटा ही चीख के बताएगा कि 10 में 6। सर नेक्स्ट करेंगे फॉलोअप। अब मेरा 5वां है फॉलोअप। फॉलोअप पे हम सभी जाते हैं, हम सभी लोग फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप करने के साथ-साथ हम जाते हैं लोगों के घर जाके हम फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप करने का मतलब होता है खुद पे भरोसा। एक बात बताइए, अगर हम किसी के यहाँ फॉलोअप पे जाते हैं तो क्या हम खुद पे भरोसा कर पाते हैं? हम जाके आत्मविश्वास से उससे बात करते हैं। हम जाते तो हैं फॉलोअप करने के लिए, हम लोगों से बैठ के बात भी करते हैं, लोगों से बात करने के बाद जब हमको डीडी की बात आती है तो हम खुद अंदर से डरे हुए होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते हैं। सबसे पहले होता है कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, अगला आपको जज करता है, अगला आपको जज करता है, ऐसी डीडी आपको नहीं दे देता है। आप जब किसी के फॉलोअप पे बैठते हो, जब दम ठोक के बोलते हो कि मेरी कंपनी परफेक्ट है, मेरी कंपनी का प्रोडक्ट परफेक्ट है, मेरी कंपनी आज 23 साल से कार्य करता है, मेरी कंपनी सरकारी मान्यता से काम करती है, मेरे सिस्टम बुलंद है, मेरे सीनियर बहुत बुलंद है, आज आप आ जाओ यहाँ से अपनी जिंदगी बना लो। लेकिन हम यही तो नहीं कर पाते हैं। यही फॉलोअप पे जाने के बाद फॉलोअप तो करते हैं, फॉलोअप पे जाने के बाद हमको समझ में आता है कि हमें जाते बराबर हम फॉलोअप तो करते हैं, लेकिन लोगों का हम लोगों को क्या दे पाते हैं? जाते हैं हम डरते डरते फॉलोअप करते हैं, जब वो कुछ 4 सवाल पूछता है हमारी तो छुट्टी पुट्टी गुल। फिर हम बोलते हैं कि अरे हमने तो फॉलोअप पे गए थे सर, सीनियर पूछते हैं फॉलोअप पे गए थे, हाँ सर फॉलोअप पे गए थे, फॉलोअप करके वो 4 सवाल पूछा सर मुझसे नहीं हुआ, आप वहां चलिए। हम तो करके चले आते, फिर बोलते आप चलिए फॉलोअप पे। मेरे कहने का मतलब है जब आप फॉलोअप पे बैठते हो ना तो अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए, निडर से बैठिए, पूरा पूरा तरह से आप एकदम कॉन्फिडेंसली बैठिए, कॉन्फिडेंट लेके बैठिए कि हम वहां हैं, उनकी जिंदगी बनाने गए हैं, उनके बच्चे का फ्यूचर बनाने गए, उनका भविष्य बनाने गए हैं, हम उनको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देने गए, हम उनकी जिंदगी बनाने गए, वो हमारी जिंदगी नहीं बनाएंगे। हम किसी के यहाँ बैठते तो हमारी सोच बना के बैठो कि हम उनके बच्चों के अच्छी एजुकेशन देने वाले हैं, हम उसके बच्चों को अच्छी बेस्ट लाइफ देने वाले हैं, उनके घर में 2 से 3 साल में कार लाने वाले हैं, उनके घर में हम सब कुछ वो मतलब वो सबके सारे सपने पूरे हो जाए, ये सोच के उनके घर में बैठते हैं और उनके घर में बैठ के हम उनके साथ में फॉलोअप करते हैं। जब मैं बोलती हूँ मेरी कंपनी दमदार है, मेरे लीडर दमदार है, मेरी कंपनी बुलंद है, मेरी कंपनी के हर एक प्रोडक्ट चीख चीख के बोलता है, हर एक प्रोडक्ट परफेक्ट है, मेरा सिस्टम परफेक्ट है, मेरी कंपनी परफेक्ट है, मेरे सीनियर परफेक्ट है, फिर डर किस बात की है? फिर डर किस बात की है? अरे दम ठोक के पैसा लो, बोलो ताऊ मुझे पैसा दे, मैं तेरे घर आया हूँ, तेरी जिंदगी बनाने आया हूँ, तेरे से पैसा दे मुझे। मेरी बहन, अगर बहन है या चाचा है, चाची है, दादा है, दादी है, कोई भी हो, दम ठोक के पैसा मांगो,
अरे रिलेशन कोई खराब नहीं होना। आप पहले ही बोल देते हो मैं जाऊंगा बिजनेस के पर्पज से और उसको पैसे मांगूंगा तो मेरा बिजनेस खराब हो, वो मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा। क्या उसे पड़ी है? आज उसको बिजनेस आप देने गए हैं, उसकी जिंदगी बनाने गए हैं, उसको पैसा कमा के देने गए हैं, उसकी लाइफ बनाने गए हैं, आज उसके सपने पूरा करने गए हैं। तो आपको कैसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कैसा होना चाहिए आपको? ऐसा होना चाहिए कि दे ताऊ, दे दीदी, दे भैया, दे चाचा, दे बड़े पापा, मैं तुम्हारी जिंदगी बनाने आई हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी बना के दूंगी। जो आज तक आप और किए, इतना काम किए, आप जहां तक के नहीं पहुंचे, मैं यहाँ से 2-3 साल में आपको पहुंचाने आई हूँ। जब आपके अंदर कंपनी का और सिस्टम का और सब चीज का आपका नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले तो हमको कंपनी का नॉलेज तो है ही है, फिर भी हम डरते हैं। अरे हमारी कंपनी आज 23 साल से काम कर रही है, लीगलिटी के साथ काम कर रही है, हमारे पास कई डायमंड निकले, सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, सैकड़ों लोग अपनी जिंदगी, करोड़ों लोग अपनी जिंदगी बना के बैठे हुए हैं। किस बात का डर है? हम क्या इंतजार कर रहे हैं? कोई आएगा और हमारी डिग्री निकाल के जाएगा। अरे अगला क्या पूछेगा, क्या बोलेगा? अरे कंपनी का नाम पूछेगा, कंपनी का नाम बताना है। हमारा प्रोडक्ट बोलेगा, हमारा प्रोडक्ट बताना है। और क्या बताना है? सीनियरिटी बताओ, उसको टाइम और डेट बताओ कि टाइम और डेट के माध्यम से आप आते हो, आपकी जिंदगी बनती है, आपके बाद जो आते हैं उनकी जिंदगी, आप उनको, वो भी आपके नीचे काम करके आपको जिंदगी बना के देते हैं, उनके सीनियरिटी देते हैं हम। लेकिन हम डरते 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 वहां जाते हैं और डरते डरते वापस आ जाते हैं, इसलिए हमारे हाथ डिग्री नहीं लगती है। 1 फॉलोअप, 2 फॉलोअप, 3 फॉलोअप करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम पहली बार जाके जो इफेक्ट पड़ जाता है, लोगों के सामने जब हम बात करते हैं, जाके बात करके हमारे अंदर डर आ जाता है, हम जाके सीनियर को भी बैठाते, बोलते हैं ना, कल करे सो आज करे, आज करो सो अब। अरे अभी दे, अब भी चाहिए, कल नहीं आज। आज दोगे तो आपकी जिंदगी बनेगी, साथ साथ आपके बच्चों की जिंदगी बनेगी, आपके परिवार में सारी खुशी आएगी। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी नहीं तो कभी नहीं। संध्या मैम बहुत ही गजब। लोग बोलते हैं, थैंक यू मैम, लोग बोलते हैं कि लोग बोलते हैं हमें कि आज नहीं कल आना, कल पैसा दूंगा, परसों पैसा दूंगा। अरे पैसा ना सबके पास है। अरे वो बोलेगा मैं गरीब हूँ, हम जज करने वाले कौन है? वो जब बोलता है गरीब हूँ, वो गरीब है तभी तो उसको बिजनेस करना है, तभी तो मेरा सेफ शॉप उसे करना है, तभी से यहाँ से पैसे कमाना है, तभी उसकी जिंदगी बनेगी। हम उसकी जिंदगी बनाने गए हैं। अगर वो कितना भी बोलता है मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, अरे जब पैसा नहीं है तभी तो तुम मेरे साथ काम करने की जरूरत है। मैं तेरी जिंदगी बनाने आई हूँ, तू मेरे साथ मिलके काम कर, तेरी जिंदगी 100% बनी। पर लोग जब बोलते हैं ना आज पैसा नहीं है, कल पैसा नहीं है, परसों पैसा नहीं, तो समझना वो कभी उनके पास पैसा नहीं होगा। वो हमको टहला रहे हैं, घुमा रहे हैं, आज कल परसों नरसों दस। हम 4 बार फॉलो, 5 बार फॉलो करते, रिजल्ट आता है कब? जब हम पहले बार इम्प्रेस जो जाते हैं ना, जब उसके आंखों में हमारी छवि आ जाती है, तो बंदा आज नहीं कल भी डिग्री देता है। लेकिन हमें कल नहीं लेना है, कल करे सो आज करे, आज करो सो अब, क्योंकि अभी डिग्री लेना है और अभी तेरी जिंदगी बनाना है, अभी तेरे साथ मिलके काम करना है। जिस दिन हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो हमारे डिग्री कोई नहीं लेके जा सकता, खुद हम लेंगे और खुद उसकी जिंदगी बनाएंगे, और उसको भी समझ में आएगा कि यहाँ जुड़ गया, ये भी इसके साथ जुड़ा हूँ तो मेरी जिंदगी बनेगी। अगर एक बात बताइए, अगर हम फॉलो पे जाते हैं और डरते 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 फॉलो करते हैं, तो वो तो अगला तो हमको भांप लेता है ना, तो क्या वो हमारे साथ जुड़ना चाहेगा? लाख मशक्कत कर लो, 50 बार फॉलो कर लो, बंदा आपसे नहीं जुड़ेगा। लेकिन आप पहले नजर में जाके पहले बार में दमदारी दिखाते हैं और अपनी कंपनी का नाम लेके बताते हो मेरे सीनियर, आज मेरे सीनियर यहाँ से बहुत सारे अचीवमेंट ले चुके हैं, आज मेरे सीनियर वो मुकाम तक पहुंच चुके हैं, आज उनके मार्गदर्शन में मैं काम कर रही हूँ, आज मेरी भी जिंदगी बनी, सर की जिंदगी बनी, तो मेरी भी जिंदगी बनी, तो मैं तेरी भी जिंदगी बनाऊंगी। जिस दिन हमारे अंदर ये चाह हो गई, तो उस दिन हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज हमारे सीनियर हमारी उंगली पकड़ के हमको आगे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस किसको लाना है? हमारे सर सब कुछ दे सकते हैं, हमको इन्विटेशन करा सकते हैं, हमारी इन्विटेशन बनवा सकते हैं, हमको फॉलो अप करना सिखा सकते हैं, हमको एफआईएम करा सकते हैं, हमको फिर मीटिंग सिखा, सब कुछ हमारे सीनियर सिखा देते हैं। लेकिन एक चीज डालना है, जो वो कॉन्फिडेंस खुद को डालना पड़ेगा।
क्योंकि जो हमारे सीनियर के अंदर है ना, वही हमारे अंदर भी होना चाहिए, तभी हम दहाड़ के डीडी ला सकते हैं, नहीं तो ऐसे डीडी नहीं ला सकते। तो आइए, फॉलोअप करने का सबसे बड़ा रूल तो यही है कि मैं यही बोलूंगी, फॉलोअप करने का सबसे बड़ा रूल है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जिसके घर बैठते हो उसकी जिंदगी बनाने का, वो आपकी जिंदगी नहीं बनाएगा, आप उसकी जिंदगी बनाएंगे, उसके बच्चों की जिंदगी में खुशहाली लाएंगे, उसके घर में वो सारी खुशियां लाएंगे जो जिंदगी के साथ भी रहेगा और जिंदगी के बाद भी। तो है तो भी पैसा, वो ना रहे तो भी पैसा। तो आइए, मैं इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगी सेल्समैन का, सेल्स का रूल। अपनी अपनी एक कहानी बताना चाहूंगी, कोशिश है, एक अंतिम कहानी है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कहानी कैसा। एक एक सेल्समैन था, वो क्या किया, अगरबत्ती बेचा करता था। अगरबत्ती, सेल्समैन अगरबत्ती बेचा करता था। अगरबत्ती, उसके पास 3 प्रकार की अगरबत्तियां थी। एक अगरबत्ती 1 रुपए का, एक अगरबत्ती 2 रुपए का, एक अगरबत्ती 5 रुपए का। मतलब 3 प्रकार की अगरबत्ती वो बेचा करता था। तो वो 3 प्रकार की अगरबत्ती बेचते थे, और 3 प्रकार की अगरबत्ती में एक 5 रुपए का था, एक 2 रुपए का था, एक 1 रुपए का था। एक ग्राहक आया, ग्राहक उनसे पूछ रहे थे कि भाई मुझे अगरबत्ती लेना है, तो अच्छी अगरबत्ती कौन है और सस्ती कौन है? तो उन्होंने बताया ये 5 रुपए का, सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, ये 5 रुपए की अगरबत्ती है, और ये 2 रुपए की अगरबत्ती है, और ये 1 रुपए की अगरबत्ती है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ सर, 5 रुपए की अगरबत्ती बहुत पावरफुल है। जो 5 रुपए की अगरबत्ती है वो बहुत ही पावरफुल है, और उसको आप अपने घर में लगाते हैं तो कीड़े मकोड़े तो मरते मरते हैं, साथ ही साथ उसकी खुशबू से आजू बाजू के घर भी महक जाते हैं, खुशबू जाती है। एक रूम फ्रेशनर अपन लगाते हैं ना, उसका भी काम करता है ये अगरबत्ती। तो एक अगरबत्ती से बहुत सारे काम होते हैं। तो वो बोले कि इसका प्राइस क्या है, तो बोलते 5 रुपए। तो वो बोले और इससे कम वाला, तो बोलते सर 1 रुपए का भी अगरबत्ती है, आप एक रुपए की अगरबत्ती ले सकते हैं। लेकिन ये अगरबत्ती में वो बात नहीं है जो 5 रुपए की अगरबत्ती में। वो अगरबत्ती लेने के बाद हमारा घर बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, बहुत ज्यादा सुगंधित हो जाता है, बहुत ज्यादा आजू बाजू में भी जिसके उसके क्या बोलते हैं खुशबू जाते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि आप कौन सी अगरबत्ती यूज करते हैं। एक बात बताइए, परफेक्ट क्या है, वही है 5 रुपए की अगरबत्ती है सर। उसमें कीटनाशक जो मच्छर मक्खी आती है वो भी मर जाती है। तो वो बंदा कौन सा लेगा, 5 रुपए वाला। अब 5 रुपए में मैं बताना चाहूंगी, 1 रुपए की अगरबत्ती में वो कितना पैसा कमा रहा था, 25 पैसे, यानी 4 आने कमा रहा था। और 2 रुपए की अगरबत्ती में वो 75 पैसे कमा रहा था। और 5 रुपए की अगरबत्ती में वो 2 रुपए कमा रहा था, 2 से 2.5 रुपए कमा रहा था। अब एक बात बताइए, उसको भूख कितने की है, क्या 25 पैसे की भूख है? कोई सेल्समैन कितने का भूख रहेगा, उसको 25 पैसे का रहेगा या 75 पैसे रहेगा? नहीं, उसको 2.5 रुपए का भूख रहेगा। एक अगरबत्ती बिकेगी और 2.5 रुपए हमारे जेब में आएगा। सही है कि नहीं है? हम भी इसी प्रकार से फील्ड में उतरते हैं, और हम भी 4 प्रकार का प्रोडक्ट लेते हैं, जो डायमंड शिप तक के डायमंड पहुंचाने वाला प्रोडक्ट बेचते हैं। 4 प्रकार का प्रोडक्ट बेचते हैं, 4 प्रकार का प्रोडक्ट बेच के हम भी डायमंड शिप तक पहुंचते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। तो जैसे आज हम 34,000 का 35,000 का प्रोडक्ट बेचते हैं, तो लोगों को हम उसका बराबर से बताते हैं कि 34-35,000 में हमको इतने कमाने का जरिया मिलता है। कम से कम हम 3 डीडी ट्रेंगल आईडी लगाते हैं, 35,000 में ट्रेंगल लगाते हैं। ट्रेंगल में हमको 3 प्रकार की कमाने का मौका मिलता है। ऊपर की आईडी में भी लाखों कमाते, नीचे की आईडी में भी लाखों कमाते, दोनों आईडी नीचे के लाखों कमाते, ऊपर के आईडी में भी लाखों कमाते। एक बात बताइए, अगर तीनों आईडी पे हम लाखों कमाते हैं, तो हम कम की आईडी क्यों बेचें? जब वो सेल्समैन 5 रुपए की अगरबत्ती 2.5 रुपए कमाने के लिए वो दमदारी से बता सकता है कि इसकी खुशबू से घर महक जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, तो हम किस बात से डरते हैं? 35,000 से हम 3 लोगों की जिंदगी बनाते हैं, 3 लोगों की जिंदगी बनती है, तीनों आईडी से हम लाखों का इनकम कमाते हैं।
फिर हम क्यों डरते हैं? तो हम मार्केट में कैसा 10,000 का बेचते हैं, कहीं 7,000 का बेचते हैं। मेहनत तो उतना ही करते हैं, बाय डिफॉल्ट हम मेहनत उतना ही करते हैं। मैं एक ही बात मैं जानती हूँ, आज भी मैं एक ही बात बताना चाहूंगी। मैं अपने सीनियर से एक ही बात पूछती हूँ, सर सबसे ज्यादा बीवी किसमें है वो बताइए। सर बोलते हैं संध्या मैडम 34, 35 या 40 में होता है। सर मुझे बस एक बात बताइए उसमें प्रोडक्ट क्या है, ये भी मुझे नहीं, प्रोडक्ट से भी नहीं मतलब, मुझे एक बात बताइए सर, मुझे कितने का आईडी बेचना है जिसमें बीवी ज्यादा बने। ज्यादा बीवी बनेगी ना सर तो मेरे टीम वाले का चेक बढ़िया बढ़िया उठेगा। सर जब टीम का चेक उठता है ना तो बहुत खुशी यहाँ से होती है। तो सर बोलते हैं ठीक है ना मैडम, 35 का बेचो, 40 का बेचो, बेच सकते हो तो जितने का बेचो। सर एक प्रोडक्ट बना दीजिए, आप एक प्रोडक्ट का एक वो बना दीजिए कि कितने का क्या क्या मिलने वाला है वो बता दीजिए। मैं वहाँ प्रोडक्ट नहीं बेच रही हूँ, मैं वहाँ पे बिजनेस प्लान बेचने गई हूँ। बहुत बढ़िया संध्या मैडम। थैंक यू सर। मैं यही बात बोली कि सर मैं वहाँ बिजनेस बेचने जा रही हूँ, मैं सामान बेचने नहीं जा रही हूँ। मेरी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है, मुझे मालूम है बहुत बेस्ट है, क्योंकि हम मेरे टीम में बहुत लोग यहाँ का प्रोडक्ट इस्तेमाल भी कर रहे हैं। यहाँ पे हो गया जैसे कप सिरप हो गया, वो भी बहुत अच्छा फायदा कर रहा है लोगों को। बहुत सारे प्रोडक्ट, बाल पोस है, बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट मेरे टीम के लोग मतलब यूज कर रहे हैं, सभी से बहुत फायदा है। फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने नहीं आई हूँ, मैं बिजनेस प्लान बेचने आई हूँ। जिस बिजनेस प्लान से मुझे बीवी ज्यादा मिलती है, बीवी ज्यादा मिलती है तो मेरे टीम का इनकम बेस्ट उठता है। अब बेस्ट इनकम उठता है तो उनका चेक बहुत अच्छा रहता है और हफ्ते का चेक उनका 5,000 10,000 था तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो एक सेल्समैन का नजरिया ऐसे ही होना चाहिए, एक बिजनेस जैसा। तो सर नेक्स्ट करेंगे सर। अब मेरा लास्ट है सर, बिना गुरु के ज्ञान ना उपजे, ज्ञान बिना नहीं टिकता ध्यान, जब तक 8 स्टेप ना माने पा नहीं सकते डायमंड शिप का ज्ञान। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार संध्या मैडम। आपने अपनी पूरी बात बहुत ईमानदारी से रखा, मजा आ गया। आपने 5 बेसिक को बहुत ही पावरफुल तरीके से प्रस्तुत किया। पूरे सेशन में हमने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच।